मौसम को अपने पैशन की। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं राष्ट्रपति भवन से वापसी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करती हुई और अब पहुंचेंगी वो संसद भवन में। और ये अपने आप में इस वक्त की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद में एक तरीके से अब कैबिनेट की मंजूरी मिलेगी अंतरिम बजट को, और उसके बाद में संसद में अंतरिम बजट को पेश करेंगे वित्त मंत्री। और हमने देखा कि सुबह जब वो घर से निकली उसके बाद में वित्त मंत्रालय पहुंची, राष्ट्रपति से मुलाकात की, उसकी तस्वीरें भी आएंगी, हम आपके साथ साझा करेंगे। और उसके बाद अब संसद भवन की ओर पहुंचते हुए, क्योंकि कुछ देर पहले हमने देखा कि तमाम केंद्रीय मंत्री संसद भवन पहुंच चुके हैं और केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी, अंतरिम बजट पे चर्चा होगी, उसकी मंजूरी कैबिनेट से ली जाएगी और उसके बाद में संसद में लोकसभा में 11 बजे वित्त मंत्री इसको पेश करेंगे। ये विहंगम तस्वीर विजय चौक, जहां पे अब हमने देखा था 29 तारीख को मीटिंग रिट्रीट हुई थी, और वहां से ये तस्वीरें, क्योंकि सामने रायसीना हिल, राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक दिखाई पड़ता है, और सीधे हाथ की ओर यहाँ पर पुरानी संसद भवन और नई संसद भवन है। और ऐसे में राष्ट्रपति भवन और नॉर्थ ब्लॉक से वित्त मंत्री का ये काफिला संसद भवन की ओर आता हुआ, और ये गहमा गहमी भरा दिन, हालांकि बारिश से मौसम खुशनुमा है और किस प्रकार से बादल अभी बने हुए हैं दिल्ली पे, वो लेकिन संशय के बादल हटेंगे 11 बजे के आसपास में वो क्या पिटारे से निकलेगा वित्त और मंत्री। ये समावेशी तस्वीर है, एक तरफ आपके पास नॉर्थ ब्लॉक है, साउथ ब्लॉक है, साथ ही में रायसीना हिल, ये वो समावेशी विकास की तस्वीर जिसकी उम्मीद हम कर रहे हैं 2024 के अंतरिम बजट में, और इसी को हमने कई बजट्स में भी देखा है। तो अंतरिम बजट में क्या कुछ सरकार देने वाली, इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। औपचारिकता वाली जो ये एक मुलाकात थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से, वो कर चुकी हैं वित्त मंत्री साहिबा, और अब जो मोदी कैबिनेट है उसमें औपचारिक मंजूरी मिलेगी बजट को, और फिर ये बजट जो है वो पेश किया जाएगा। बजट की जब हम बात कर रहे हैं, ये जो पूर्णकालिक बजट है, अंतरिम बजट, उससे थोड़ा अलग, और अलग इसलिए कि कैसे जब पूर्णकालिक बजट पेश होगा, जब नई सरकार चुनकर आएगी, तो उसका जो कार्य संचालन है, जो खर्च की व्यवस्था है, वो बहुत ही हम कह सकते हैं अच्छे तरीके से हो पाए, सुचारू रूप से उसका संचालन किया जाए, उस लिहाज से अंतरिम बजट बेहद जरूरी। इसे इस तरह से समझते हैं, मान लीजिए कि हमें कहीं नौकरी ज्वाइन करनी है 3 महीने बाद, लेकिन अभी नौकरी छोड़ नहीं सकते, तो उससे पहले पूरा खर्च घर का मैनेज करके चलना है, और वो खर्च जब आप मैनेज करते हैं तो उसी का असर आने वाली कंपनी के खर्च पर, जब आपको मिलेगी तनख्वाह वहां से, तो पता लगता है। बिल्कुल, आप जो बात कर रहे हैं उसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि पूर्ण बजट से पहले तमाम मंत्रालयों में किस प्रकार के जो योजनाओं के खर्चे हैं उसके लिए पैसा कम ना होने पाए, जो पहले से चली आ रही योजनाओं का जो खर्चा होना है वो अपने आप में बना रहे। तो इस प्रकार के प्रावधानों के साथ में एक परंपरा रही है कि जो अंतरिम बजट होता है वो सरकार अपने चुनाव से पहले के अंतिम वर्ष में रखती है, लेकिन पूर्णकालिक बजट नए सरकार के आने के बाद होता है। और ये तस्वीरें वित्त मंत्री के काफिले की, जिसमें वित्त मंत्री, वित्त राज्य मंत्री और उनके अलावा तमाम वित्त मंत्रालय के अधिकारी जो इस वक्त संसद भवन की ओर प्रस्थान करते हुए, और ये राष्ट्रपति भवन से उनका ये काफिला निकला है और संसद भवन की ओर वो जा रहे हैं। और अब वहां पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। और हमने कल सुना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब संसद के बजट सत्र से पहले मीडिया को संबोधित किया था, उन्होंने कहा था कि अंतरिम बजट में नारी शक्ति का जिक्र उन्होंने कहा था, क्योंकि कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति के नाते संयुक्त संबोधन किया सत्र को, वो एक अपने आप में नारी शक्ति को दिखाता है। आज वित्त मंत्री अंतरिम बजट पेश करेंगे, इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया था, और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि भले ही ये अंतरिम बजट है, लेकिन देश की आर्थिक नीति को दिशा दिखाने वाला ये अंतरिम बजट होगा। यानी कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि एक डायरेक्शन या एक विजन साफ तौर से दिखाई पड़ेगा कि किस दिशा में देश की आर्थिक गति को आगे ले जाना है। और ये गाड़ियों का काफिला इस वक्त बमुश्किल 1 से 1.5 मिनट में अब संसद भवन परिसर पहुंच जाएगा, क्योंकि ये पास में ही मौजूद है राष्ट्रपति भवन। रायसीना हिल से गाड़ियां संसद भवन की ओर जाती हुई नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के बीच में से ये तस्वीरें विजय चौक से। और अब वहां पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी, तमाम केंद्रीय मंत्री भी पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री भी संसद भवन परिसर पहुंच चुके हैं। और उसके बाद में अब ये केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी, और उसकी मंजूरी के बाद में हम जान पाएंगे 11 बजे जब संसद के पटल पर लोकसभा में अपने पिटारे के माध्यम से, इस पेपरलेस बजट के माध्यम से वित्त मंत्री साहिबा अपनी बातों को रखती नजर आएंगी कि आखिर वो डायरेक्शन क्या होगा जिसका जिक्र कल प्रधानमंत्री ने किया था। तमाम प्रकार के बदलाव भी हमने बीते कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देखे हैं। 2019 का भी जिक्र करना जरूरी है इसमें अंतरिम बजट का, आरेंद्र, क्योंकि वो मोदी सरकार के पहले कार्यकाल का अंतरिम बजट था, जिससे उस वक्त के वित्त मंत्री कार्यवाहक पीयूष गोयल ने पेश किया, जिसमें इनकम टैक्स से बड़े बदलाव
के साथ कई सरकारी योजनाओं का भी ऐलान किया गया था। उसी में ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लॉन्च किया गया, जिसके तहत केंद्र सरकार हर साल जो तमाम किसान के खाते में 6,000 रुपये कुल 3 किश्तों में ट्रांसफर करती है। और साथ ही 2019 में ही जो अंतरिम बजट पेश किया गया था उसमें सैलरी क्लास को बड़ी राहत देते हुए टैक्स स्लैब में स्टैंडर्ड डिडक्शन की जो लिमिट है उसे 40,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये तक किया गया। और साथ ही 5 लाख रुपए तक की सालाना इनकम वाले लोगों को टैक्स सीमा से बाहर का भी ऐलान किया गया था। तो यानी जो करदाता है उसके चेहरों पर मुस्कान 2019 में आई थी, ऐसी ही उम्मीद 2024 के इस अंतरिम बजट से भी की जा रही है। और खास तौर पर क्योंकि ये जब पूर्णकालिक बजट से पहले पेश किया जाएगा तो कहीं ना कहीं इसमें जो 2024 में जब पूर्णकालिक बजट पेश होना है उसकी रूपरेखा भी हम एक रोड मैप कह सकते हैं। खास तौर पर अभिभाषण के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो तमाम बातें कही हैं उसकी छाप भी इस बजट में दिखाई देगी, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर नए संसद भवन तक की तस्वीर और नए संसद भवन में किस तरह से ये जो महक नजर आती है समावेशिता की, उसका जिक्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। उस सामाजिक समरसता का भी जिक्र किया गया जिसके नींव पर भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार वैश्विक मंचों पर अपनी छाप छोड़ती है। हमने एक टेक्नोलॉजिकल जो हिचक होती है आरेंद्र, खास तौर पर जब हम इकोनॉमिकली कई मल्टीलैटरल फोरम्स पर बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की, उस लिहाज से भी हमने देखा कि कई मंचों पर भारतीय अर्थव्यवस्था ने कई झंडे गाड़े हैं और ये जो असर है आज इन उपलब्धियों में गिनवा जाएगा। ये ऐतिहासिक तस्वीर संसद भवन पहुंच चुकी है वित्त मंत्री साहिबा और अपनी टीम के साथ यहाँ पर, और कुछ ही देर में अब इसे मंजूरी दी जाएगी मोदी कैबिनेट द्वारा। औपचारिक तौर पर फिर 11 बजे इसे पटल पर रखा जाएगा और पूरे देश के समक्ष जिसका इंतजार लगातार हम कर रहे हैं उसे पेश किया जाएगा। और ये संसद भवन से तस्वीरें सीधी इस वक्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उनके साथ में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कृष्ण राव कराड़ अब मौजूद हैं। तमाम अधिकारी जिन्होंने सबने लंबे समय तक गोपनीय तरीके से मेहनत की और वित्त मंत्री अपने इस पिटारे को या कहा जाए डिजिटल बजट को लाल इस पोटली के माध्यम से, जिसे वही खाते की पोटली कह सकते हैं, उसके तरीके से दिखाती हुई और चेहरे की मुस्कान सुबह से हम लगातार देख रहे हैं और एक विश्वास भरी मुस्कान के साथ में संसद की सीढ़ियों पर ये मुस्कान बदली नहीं है पिछले 5 सालों से। हम देख रहे हैं लगातार हम लोग इस पर्टिकुलर स्लॉट में जुड़ते हैं और ये मुस्कान उस विश्वास बहाली और कई ऐसे बड़े ऐलानों की परिचायक रही है जिसकी वजह से जो 7% की गति से जीडीपी आगे बढ़ रही है, ये उसका आकलन है। तो 2024 अंतरिम बजट में हम ये उम्मीद करते हैं कि तमाम उपलब्धियों के साथ साथ किस तरह की रूपरेखा या फिर रोड मैप उन तमाम सेक्टर्स के लिए किया जाएगा जिसका जिक्र हम सुबह से कर रहे हैं, जिसमें महिलाएं इसकी अगुवाई करती हुई नजर आएंगे, जिसमें किसान इसकी अगुवाई करते हुए नजर आएंगे, युवा इसकी अगुवाई करते नजर आएंगे और साथ ही साथ जिन गरीबों को प्रधानमंत्री हमेशा से जो हाशिए पर पड़े उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने की बात करते हैं, उससे जुड़ा हुआ ये बजट नजर आएगा जिसका कहीं ना कहीं असर हम आने वाले सालों में देखेंगे। बिल्कुल। और हमारे साथ 2 खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। SK जिंदल जी हमारे साथ मौजूद हैं, NC माहेश्वरी जी हमारे साथ स्टूडियो में लगातार मौजूद हैं। उसके अलावा धीरेन्द्र कुमार जी भी हमारे साथ में बने हुए। धीरेन्द्र जी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि बजट का एक डायरेक्शन किस तरीके का हो ताकि इंडस्ट्री से लेके मैन्युफैक्चरिंग से लेके सर्विस सेक्टर की बात हो या इन्वेस्टमेंट की बात हो या फिर सोशल जो सेक्टर्स हैं उसके पैमाने पर सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं उसका एक समावेश हो, क्या एक बड़ा डायरेक्शन की हम उम्मीद कर सकते हैं इस इंटरिम बजट में? धीरेन्द्र जी। धीरेन्द्र जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अगर पिछले 5-7 साल में जो कुछ हुआ है उसमें बजट से हमें उस तरह के बड़े डिसीजन की नहीं बल्कि बहुत सारे सिंप्लीफिकेशन की उम्मीद है। और खासकर जो बड़ी समस्याएं जो कि एक आम करदाता या आम कंज्यूमर जो फेस कर रहा है कि और सरकार, अगर आप देखें कि रियल स्टेट रेरा जो आया था हमारे यहाँ जहाँ पे बहुत सारे आम लोगों का पैसा अटका हुआ था, वहाँ पे बड़ी सुविधा मिली है, लेकिन अभी भी लाखों लोगों को मकान नहीं मिल पाया है। और उसका निवारण करने के लिए एक बार इस समस्या का, और ये एक फाइनेंशियल समस्या है जिसका कि हमें कोई समाधान निकालना चाहिए। क्या यहाँ पे प्रावधान होगा? सिंप्लीफिकेशन, जैसे मैं KYC के बारे में बात कर रहा था कि अब पैसा केवल आपके बैंक से जाता है और वापस बैंक में आता है, लेकिन तब भी आपको हमेशा KYC कराना पड़ता है। उसके अलावा जो मेरी एक उम्मीद हो, जो कि मैं कई सालों से उम्मीद कर रहा हूँ कि
एक हमारे पास कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स आता है, लेकिन हमारा जो टैक्स स्लैब्स है वो बदलता नहीं है, तो ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए। मुझे लगता है कि ये हमारे टैक्सेशन के फ्रेमवर्क का ये एक बहुत बड़ा जी जी रिफॉर्म जी होगा कि जो महंगाई के साथ अपने आप अपडेट और रिवाइज हो जाया करे। जी उसके हाउसिंग सेक्टर में जो आप चलिए, क्योंकि हम मकान हाउसिंग सेक्टर का जिक्र करें देवेंद्र जी, तो एनसी महेश्वरी साहब से पूछते हैं, बहुत सालों से ये मांग है रियलिटी सेक्टर की, महेश्वरी साहब की, उन्हें उद्योग जगत का दर्जा दिया जाए, क्या वो मांग इस बार वित्त मंत्री साहिबा सुनेंगी? देखिए क्या होगा वो तो मैडम ही बता पाएंगे, बट जहाँ तक मार्केट की डिमांड की, इंडस्ट्री की डिमांड है, वो बहुत जस्टिफाइड है। जो आज हम कंस्ट्रक्शन का मान के चलते हैं, इसमें टेक्नोलॉजी इनोवेशन भी है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी है, जो और सबसे बड़ी बात है कि ये लेबर इंटेंसिव काम है। अगर लेबर के चलते हो, हमारा एक प्रायोरिटी भी है, जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि अगर लो तबके को पैसा मिलता है तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है। तो अगर कंस्ट्रक्शन सबसे ज़्यादा लेबर इंटेंसिव है, और कंस्ट्रक्शन जब होगी जब हाउसिंग बढ़ेगी या कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा या लोगों को मिलेगा। जैसे दीनदयाल उपाध्याय स्कीम में करीब हमारा बहुत ही एम्बिशियस टारगेट था और गवर्नमेंट ने काफ़ी टारगेट को अचीव किया। उसके आवास योजना के माध्यम से भी बड़ी संख्या में लोगों को घर दिए गए। जिंदल साहब, एक छोटा सा कमेंट, आपको लगता है कि पीएलआई स्कीम के माध्यम से भी एक मोमेंटम देने की कोशिश की गई है, वो एक दिखाई पड़ेगा हमको उस प्रकार की व्यवस्था इस बार के अंतरिम बजट में? बहुत सफल प्रयास रहा है वो। 14 आइटम्स को वो लागू होता है और उसको मैं समझता हूँ कि उसका स्कोप बढ़ा सकते हैं और आइटम्स इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहे हैं। और ये जो स्टेबिलिटी आप देखते हैं, ये भी इन्हीं चीज़ों से आती है कि आप उन चीज़ों में जहाँ जहाँ सपोर्ट की ज़रूरत है वहाँ सपोर्ट कर रहे हैं। जी चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि इसका स्कोप और बढ़ेगा। बिल्कुल, ये उम्मीदों का, आकांक्षाओं का बजट रहेगा जिसका लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आगे का कारवां लेकर जाएंगे हम ये पूरे पेशकश का मुकुल और असीम, लेकिन मुझे और आरेंद्र को दीजिए इजाजत। नमस्कार। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह एसबीआई भी आपका फैन है, इसलिए एसबीआई आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू एमएसएमईज और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, एसबीआई बदल रहा है, क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। एसबीआई, देश का फैन। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। AIC। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। 100 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं कभी गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कौन सी ताकत है जो हमारे शहर गांव को आकर के गंदा कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर स्वच्छता अभियान बना जन आंदोलन। देश ने लिया स्वच्छ भारत का संकल्प। देशवासियों ने स्वच्छ भारत मिशन को बनाया अपने जीवन का लक्ष्य। मिलिए ऐसे स्वच्छता योद्धाओं से जिन्होंने अपने योगदान से स्वच्छता के लिए जन जन को किया प्रेरित। हर महीने के दूसरे और चौथे रविवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की, आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स,
कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें। खबरें सिर्फ हाथ से नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं जो देती हैं हौसला, बढ़ाती हैं आत्मविश्वास। मुश्किल वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा, हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियाँ। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। स्वच्छता सबसे पहले तो हमें ही से चालू होगा ना। अपने घर को हम ही साफ करेंगे ना, सरकार आके थोड़ी करेगी, सरकार तो बाहर का करेगी। तो हम अपने घर आसपास की सफाई की जिम्मेदारी हमारी ही है। अपना शौचालय खुद साफ करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि देश का हर व्यक्ति नागरिक स्वच्छता वॉरियर हो जाए। हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी। जुड़िए DD न्यूज की मुहिम स्वच्छता वॉरियर से। जुड़िए DD न्यूज की पहल स्वच्छता वॉरियर से। आप DD न्यूज के तहत अपने आप को इससे जोड़ सकते हैं और बनिए स्वच्छता वॉरियर। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता बासु प्रसाद। मैं सपोर्ट करती हूँ DD के इनिशिएटिव स्वच्छता वॉरियर को। दूरदर्शन DD का जो मूवमेंट है सारा हिंदुस्तान इसमें जुट जाए। आप लोग हैं स्वच्छता वॉरियर, DD न्यूज के इस मुहिम से जुड़िए और हमारे देश को स्वच्छ बनाइए। क्या आप हैं स्वच्छता वॉरियर? प्लीज DD न्यूज से जुड़िए। हाय, माय नेम इज कार्तिकी गोंसाल्विस एंड एवरीवन इज अ स्वच्छता वॉरियर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं हमारी पेशकश अंतरिम बजट 2024। मैं हूं मुकुल शर्मा और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी असीम मिश्रा। बहुत बहुत शुक्रिया मुकुल। असीम, अगर खास तौर से देखा जाए क्योंकि अब से थोड़ी ही देर में मोदी सरकार का जो अंतरिम बजट है वो पेश होने जा रहा है और उससे पहले की जो अगर हम बात करें अभी तक की अपडेट्स की अगर बात की जाए, सबसे पहले हमने देखा कैसे जो वित्त मंत्री हैं वो नॉर्थ ब्लॉक पहुंची मंत्रालय में और उसके बाद राष्ट्रपति भवन गई और उसके साथ साथ अब तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं वो संसद भवन पहुँच चुके हैं। निर्मला सीतारमण भी पहुँच चुके हैं और उसके कुछ देर बाद हम मान सकते हैं काउंटडाउन जो है लगभग अब शुरू होने वाला है। बिल्कुल, अब कुछ ही वक्त रह गया है जब देश का अंतरिम बजट संसद में पेश किया जाएगा। हम सब की निगाहें इस बजट पर बनी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत तमाम केंद्रीय मंत्री संसद भवन पहुंच चुके हैं। बजट की कॉपी भी संसद भवन पहुंच चुकी है और अंतरिम बजट में इस बात की कोशिश होगी कि आर्थिक रफ्तार को और भी तेज गति प्रदान किया जाए। सरकार जहां सरकारी खर्च को बरकरार रख सकती है तो वहीं सामाजिक और आर्थिक नीतियों के द्वारा जनता के हित का भी पूरा ख्याल रखेगी। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सर्विस सेक्टर हो या फिर टैक्स पेयर से लेकर विभिन्न क्षेत्रों के लोग हों, सभी को आज के इस बजट का बेसब्री से इंतजार है। और बिल्कुल, और ये जो इंतज़ार है अब ज़्यादा देर नहीं करना पड़ेगा। कुछ देर बाद जो अंतरिम बजट है वो पेश करेंगी निर्मला सीतारमण और उनका ये 6वां बजट और ख़ास तौर से क्योंकि ये नए संसद भवन में पहली बार जो अंतरिम बजट है वो पेश किया जाएगा। काफ़ी कुछ जो है वो नया और उसके साथ साथ लेकिन परंपराओं के साथ आधुनिकता का जो संगम है वो असीम अगर देखा जाए तो इस बजट में भी हमें देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए डिजिटल कॉपी और डिजिटल आप देख सकते हैं निर्मला सीतारमण के हाथों में उसके थ्रू। और पहले हमें याद है कि किस तरह से वो एक कॉपी और बहुत सारे पन्नों की कॉपी के थ्रू वो पढ़ा करती थी, लेकिन अब ज़माना बदल गया, डिजिटल इंडिया आ चुका है। और डिजिटल इंडिया का ये एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण कि आप देख सकते हैं कि वित्त मंत्री जब बजट भाषण पढ़ेंगी तो वो डिजिटल जो कंप्यूटर है उसके थ्रू, स्क्रीन के थ्रू वो पढ़ेंगी और हम सभी के सामने वो चीज़ें आएंगी। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं वो संसद भवन पहुंच रहे हैं और हर किसी को आज के इस बजट का बेसब्री से इंतज़ार है। और उनका ये कहना है कि आज के इस बजट में उनका क्या कुछ हिस्सेदारी रह सकती है, वो हर कोई इस बात को लेकर जानना और समझना चाहता है कि आज के इस बजट में उनके लिए क्या कुछ आता है।
जी बिल्कुल, हर किसी की उम्मीदें जो हैं इससे लगी हुई हैं और इन्हीं पर चर्चा के लिए हमारे खास मेहमान जो हैं महेश्वरी जी, एस के जिंदल जी लगातार हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। यहाँ जिंदल साहब आपके पास मैं आना चाहूँगा क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए उम्मीद हर किसी की और सरकार की अगर बात की जाए वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे पहले जी प्रतिक्रियाएं देख लेते हैं क्या कुछ लोगों का कहना है, किस तरह से वो इंतजार कर रहे हैं। 2024 के आम चुनाव से पहले मोदी सरकार का ये अंतरिम बजट होगा। पीएम मोदी ने भी बजट सत्र की शुरुआत से पहले बुधवार को कहा कि निर्मला सीतारमण देश को दिशा दिखाने वाली नीतियों के साथ गुरुवार को अंतरिम बजट पेश करेंगी। आप तो जानते ही हैं कि जब चुनाव का समय निकट होता है तब आमतौर पर पूर्ण बजट नहीं रखा जाता है। हम भी उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए पूर्ण बजट नई सरकार बनने के बाद आपके समक्ष लेकर के आएंगे। इस बार एक दिशा निर्देशक बातें लेकर के देश की वित्त मंत्री निर्मला जी हम सबके सामने कल अपना बजट पेश करने वाली है। गुरुवार के बजट से पहले बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट प्रावधानों को अंतिम रूप देने में लगी रहीं। देश के वित्तीय ढांचे की बात की जाए तो स्थिति काफी बेहतर है। जहां मुद्रास्फीति तयशुदा मानकों के बीच में है तो देश की जीडीपी भी 7% की दर से बढ़ रही है। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सर्विस सेक्टर में भी तेजी बनी हुई है तो कृषि से लेकर विभिन्न सेक्टर में नीतियां आर्थिक रफ्तार को बढ़ाने का काम कर रही हैं। भाजपा ने कहा है कि अंतरिम बजट जनता की उम्मीदों को पूरा करने वाला होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल और साहसिक निर्णयों के कारण हम लोगों ने भारत की अर्थव्यवस्था को एक स्थिरता, एक मजबूती और एक तेजी दी है जो पहले बिल्कुल नहीं था। और इसमें अनेकों जो सुधार के हम लोगों ने ठोस कदम लिए हैं, इसके कारण ये हुआ है। वैसे तो अंतरिम बजट में बहुत ज्यादा योजनाओं के प्रावधानों की परंपरा नहीं रही है, लेकिन फिर भी देश की जनता अंतरिम बजट से काफी कुछ उम्मीदें लगाए हुए है। One is that the schemes the government has already introduced, like the Ayushman Bharat and all the other ancillary schemes that we have, they contribute a lot to patient safety, public safety. We have asked for is, firstly, the government last year gave GST for launch services and satellite launch services. We requested the government that this should be expanded to other verticals of space. ऊर्जा सुरक्षा पर मोदी सरकार बहुत तेज गति से काम कर रही है। उम्मीद है कि इस बजट में भी ग्रीन एनर्जी पर योजनाओं का खाका दिखाई पड़ सकता है। बीते कुछ वर्षों से रेल बजट को आम बजट में शामिल कर दिया गया है और अंतरिम बजट में रेलवे के विस्तार से लेकर सुरक्षा और नई ट्रेनों पर भी सरकार की प्राथमिकताएं झलक सकती हैं। देश की सबसे ज्यादा आबादी कृषि क्षेत्र पर निर्भर है और मोदी सरकार की प्राथमिकता में देश के अन्नदाता हमेशा से रहे हैं। ऐसे में कल के अंतरिम बजट में खेती किसानी पर भी जोर दिखाई पड़ सकता है। महिलाओं की सामाजिक आर्थिक सुरक्षा के मद्देनजर अंतरिम बजट में कई प्रावधान या रियायतें भी हो सकती हैं, जो आधी आबादी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। पिछले बजट में सरकार ने सरकारी खर्च यानी पूंजीगत व्यय को करीब 33% बढ़ाया था, तो इस बार भी दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था की रफ्तार को बनाए रखने के लिए सरकारी खर्च पर वित्त मंत्री नई घोषणाएं कर सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो हम इस बजट 2024 को विकसित भारत का बजट कह रहे हैं और क्या कुछ इससे उम्मीदें की जाए। हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए दो बहुत ही खास मेहमान इस वक्त लगातार हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर एनसी माहेश्वरी जी, जो कि बाजार और अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है माहेश्वरी जी। और साथ ही साथ हमारे साथ एस के जिंदल जी है, जो कि अर्थशास्त्री हैं, और उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। जिंदल साहब का भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ जयंत कृष्णा, जो कि पूर्व CEO हैं NSDC के और स्किल इंडिया मिशन के भी वो हेड हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत जिंदल सर मैं आपसे करना चाहूँगा। और जैसा कि हम कह रहे हैं कि ये विकसित भारत की उम्मीदों को पूरा करने वाला ये बजट होगा, हम सब की उम्मीदें हैं, आपकी प्रतिक्रिया इस पर। मेरा जो अनुभव पिछले सालों में इस सरकार के साथ रहा है, वो बहुत ही साइंटिफिक तरह से डायग्नोस करके और फिर उन एरियाज़ में फोकस करते हैं। जैसे इस बारी उन्होंने फोकस लगाया है यूथ के ऊपर, जी, वुमेन के ऊपर, फार्मर्स के ऊपर और आखिरी पायदान पे जो लोग हैं उनके लिए। जी। तो जो रिसोर्सेज सरकार के पास हैं, अगर वो उनको
उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करके इस्तेमाल करेंगी तो देश का निर्माण अच्छा होगा। और ये 4 एरियाज़ जो हैं वाकई बहुत ज़रूरी है कि इनके ऊपर काम किया जाए। ये आने वाले समय में बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। आज यूथ को आप हायर एजुकेशन का प्रोविज़न कर दो ठीक से, तो आने वाले समय में इनके जो रिजल्ट्स आएंगे वो बड़े बढ़िया और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मैं इसको मानूंगा। और ये जो साइंटिफिक ढंग से डायग्नोज करने के बाद किया जाता है तो इनके रिजल्ट्स वैसे भी अगर हम बिना सोचे समझे और इधर उधर बराबर बांट दें तो वो ठीक ना होगा। तो ये तरीका कहीं अच्छा है कि आप आइडेंटिफाई कर लीजिए, डायग्नोज कर लीजिए और उसके ऊपर आप अपना खर्च करें जिससे कि ऑप्टिमम रिजल्ट्स आप ला सकें। जी बिल्कुल। और खासतौर से डॉक्टर एन सी महेश्वरी जी, आप भी इस बात से सहमत होंगे कि जो 4 स्तंभ की अभी यहाँ जिंदल साहब बात कर रहे थे, उनको लेकर कहीं ना कहीं कोशिश रही है कि एक छत्रक टाइप में, एक अम्ब्रेला टाइप में जो बजट है वो इस बार हम दे सकें। यानी किसानों की बात की जाए, युवाओं की बात की जाए, महिला और जो वंचित या गरीब हैं, तो उनको लेकर एक इस तरह का जो बजट है इस बार हम उम्मीद करके चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। उम्मीद और आकांक्षा और उपलब्धियों का भी एक समावेश है, एक आपस में रिलेशन है जी। हमको अगर हम इसको दूसरे ढंग से समझेंगे, क्योंकि अगर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है तो हमारी उम्मीद भी बढ़ती है। उम्मीद आदमी उसी से करता है जहां उसको डिलीवरी की आशा होती है। तो निरंतर उम्मीद बढ़ने का भी हमें देखना पड़ेगा रियलिटी चेक में कि हमारी। सर मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि लगातार अपडेट्स हमें संसद भवन से मिल रहे हैं। हमारे साथ शैलेंद्र बने हुए हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, संसद भवन में जो पहला तल है उसमें कैबिनेट की बैठक चल रही है। हम जानते हैं कि इसी बैठक में अंतरिम बजट को मंजूरी दी जानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं वो मौजूद हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंच चुकी हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर इस बैठक में है। इसके साथ ही साथ तमाम केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं। बहुत अहम है, जब हम जानते हैं कि कैबिनेट की जब बैठक होती है बजट के पेश करने से पहले, उसमें मंजूरी दी जाती है बजट को। अंतरिम बजट को मंजूरी देने के लिए ये बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में अंतरिम बजट को मंजूरी दी जाएगी। और उसके बाद हम जानते हैं 11 बजे लोकसभा में वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी, अंतरिम बजट पेश करेंगी। तो बहुत महत्वपूर्ण इस लिहाज से हम देखते हैं कि एक परंपरा रही, एक जो पूरी प्रक्रिया रही, उसमें ये देखते हैं कि जब कैबिनेट की बैठक होती है तो इतनी गोपनीयता का ध्यान रखा जाता है कि जो तमाम मंत्री बैठक में शामिल होते हैं वो भी अपना फोन बाहर रखकर जाते हैं, जिससे कि जो पूरी गोपनीयता है बजट की जो पूरी प्रक्रिया हम जानते हैं उसमें पूरी गोपनीयता का पालन किया जाता है। और उससे फोन कैबिनेट के जो मंत्री हैं फोन बाहर जमा करके जाते हैं और उस अंतरिम बजट को मंजूरी आज हम जानते हैं कि दी जा रही है। तो निश्चित तौर पर ये एक पूरी प्रक्रिया है जिसमें बजट पेश करने से पहले बजट को मंजूरी कैबिनेट की बैठक में दी जाती है और ये बैठक संसद भवन में ही की जाती है। और हम जानते हैं कि आज जो पहला तल है संसद भवन का, उसमें बैठक हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। और साथ साथ शैलेंद्र, हम जानते हैं कि बीते वर्षों में जब डिजिटल का ज़माना नहीं था या फिर हमने अडॉप्ट नहीं किया था, मैं आपके पास आऊँगा शैलेंद्र। हमारे साथ एक और सहयोगी हमारे साथ शिशिर सिलार मुंबई से इस वक्त जुड़ चुके हैं। शिशिर, ओवर टू यू। और क्या कुछ आपके साथ जो विशेषज्ञ बैठे हैं उनका क्या कुछ कहना है आज के अंतरिम बजट को लेकर? बिल्कुल, देखिए कुछ ही मिनटों का वक्त बचा है वोट ऑन अकाउंट पेश होने के लिए। ऐसे में इस वक्त अगर देखा जाए काफ़ी सारी उम्मीदें इस वोट ऑन अकाउंट से भी है। हालांकि हम इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री ये बात बखूबी जानती है कि ये सिर्फ वोट ऑन अकाउंट है। पूरा बजट आने वाली जो नई सरकार है वो प्रेजेंट करेगी, लेकिन इसके बावजूद भी जैसे मैंने कहा कि इसका एक खाका जो है वो एक वोट ऑन अकाउंट में प्रस्तुत किया जाएगा और हम समझ पाएंगे कि आने वाला अगर सरकार होगी या फिर आने वाला जो बजट होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा। इस वक्त हमारे साथ अजीत मंगलूकर जो है इंडियन मर्चेंट चेंबर से जुड़े हुए डीजी हैं। अजीत सर, दूरदर्शन में स्वागत है आपका। सबसे पहली बात तो ये कि इंडस्ट्री इस वक्त क्या सोच रही है कि बजट, हालांकि वोट ऑन अकाउंट ज़रूर है, लेकिन जिस प्रकार से पिछला कुछ 4-5 साल या फिर पिछले 10 सालों का सरकार का अगर हमने एक ट्रैक रिकॉर्ड देखा बजट को देखकर, खासतौर पर आंकड़ों को देखे, वो आंकड़ों में वृद्धि होती दिखाई दे रही है बार बार। ये बजट तो है फिलहाल इंटरिम बजट, लेकिन हमें लगता है कि इस बजट में जो ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी है वो मेंटेन करेगी सरकार। एक तरफ देखा जाए तो जीडीपी ऑन ट्रैक है 7% ग्रोथ। दूसरी तरफ एक चीज़ ये है कि फिस्कल डेफिसिट जो आज 5.9% पे है, हम टारगेट थी 4.5%, तो शायद उसे नियंत्रण में लाने की ज़रूरत है और उसकी तरफ शायद इस बजट में हमें कुछ अनाउंसमेंट्स दिखाई देंगे। लेकिन ग्रोथ मेंटेन करेगी सरकार। कोई पॉपुलिस्ट अनाउंसमेंट्स अपेक्षित नहीं है
क्योंकि इलेक्शन के द्वारा या और कुछ इस सरकार को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। स्टेबिलिटी मेंटेन करेगी और लेट्स सी। इसका मतलब सरकार ने जो किया है वो पर्याप्त ऐसा है कि इंडस्ट्री का कहना है कि जो प्रावधान सरकार ने उठाए, जो पॉलिसी सरकार ने उठाई, उसका एक पॉजिटिव आउटकम देख रहे, इसलिए शायद इस वक्त सरकार आश्वस्त भी है। डेफिनेटली अगर आप ग्लोबली देखा जाए तो पोस्ट पैंडेमिक कहाँ डेवलपमेंट हो रही है। इंडिया इज़ द वन दैट इज़ ग्रोइंग एट 7%। लगातार चौथा साल है ये पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई दे रही है। इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है, तो जाहिर है कि पॉलिसीज हैव बीन सक्सेसफुल। जी, तो स्टेबिलिटी मेंटेन करेगी सरकार इस इंटरिम बजट में। जी दोबारा आपके पास हम लौट कर आएंगे और बाकी की जो अपडेट्स हैं वो भी बताएंगे। फिलहाल उम्मीदों के इस बजट पर, आकांक्षाओं के इस बजट पर अगर बात की जाए और उपलब्धियों का जो ये अंतरिम बजट है, इसकी पल पल की अपडेट आपको हम लगातार देंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकने एक और छोटे से ब्रेक के लिए। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारी इस खास पेशकश में अंतरिम बजट 2024। जी हाँ, आपसे कुछ ही देर बाद वित्त मंत्री हैं वो अंतरिम बजट पेश करेंगे। फिलहाल कैबिनेट की मंजूरी के लिए जो बैठक है वो चल रही है और उसके अभी तक जो ताज़ा अपडेट आई थी वो भी हमने आपको दिखाई। अब आइए यहाँ रुक कर लेते हैं। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़े हैं, जयंत कृष्णा जी जुड़े हैं, जो कि फॉर्मर CEO हैं NSTC से, स्किल इंडिया मिशन के भी। जयंत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आपने इतना सारा समय भी दिया है स्किल इंडिया मिशन के लिए, मजबूत उसको किया है। आज के समय की अगर बात की जाए तो उसमें अब और ज़्यादा जो बदलाव की तैयारी की जा रही है, उसके विस्तार को हम देख रहे हैं। किस तरह की उम्मीद करके चल सकते हैं इस अंतरिम बजट में? जी, मुझे लगता है कि जो स्किल इंडिया मिशन था ये अपने आप में एक बहुत सही कदम था सरकार ने जो लिया था। जब 2014 में पहली बार सरकार बनी थी, उसके बाद ही इसको मिशन का रूप दिया गया और एक नई मिनिस्ट्री फॉर स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए खोली गई थी। लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा अगर हम मैक्रो पिक्चर देखें तो हमारा एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट का जो मिला के जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग होती है वो यूनियन फेडरल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट्स की मिला के एक रफली 3% GDP का होता है। तो ये इसको बढ़ाने की जरूरत है, इसमें जो रकम लाने की जरूरत है वो बहुत बढ़ाने की जरूरत है। तो अगर हम जब तक नहीं बढ़ाएंगे तब तक ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम बात करते हैं ये इंडिया को इवेट करेगा, ये हमें बड़ी आसानी से नहीं मिलने वाला है। तो हमें लगता है ये बहुत अपने आप में ज़रूरी है कि हम स्किल इंडिया मिशन को फिर से रीएनर्जाइज करें, रीएक्टिवेट करें और एजुकेशन और स्किल्स पे जो स्पेंड करा जाता है वो ज़्यादा लें। क्योंकि देखिए इस समय हमारे पास पूरे दुनिया में सबसे यंगेस्ट वर्कफोर्स है हमारे पास। 27-28 साल एक एवरेज एज है जो इंडियन वर्कफोर्स की है। ये पूरी दुनिया की यंगेस्ट मैन पावर है, वर्कफोर्स है, जिसको हम बहुत ही अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। जो कुछ इंडस्ट्रीज ने किया है, IT और IT एनेबल्ड सेक्टर ने किया है, लेकिन कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे हम दुनिया को एक अपनी वर्कफोर्स हर जगह उसको लेवरेज करके और एक अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ा सकते हैं। जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य है या $7 ट्रिलियन का लक्ष्य है, उसके और करीब जा सकते हैं। मुझे लगता है कि और हमारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो भी इससे काफी बढ़ेगा। इसमें जो रैंकिंग है इंडिया की वो आगे बढ़ेगी। तो अब आप देखिए अगर भारत अगर चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और मेजर इकोनॉमीज में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट है भारत के GDP ग्रोथ का, तो उसी के साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट में जो हम बजट जो लगा रहे हैं वो भी काफी हो और इसमें इंडस्ट्री को ज्यादा ओनरशिप लेने की जरूरत है। ये सिर्फ सरकारी मिशन की तरह से नहीं चल सकता, ये ज्यादा इंडस्ट्री को कंधे से कंधा मिलाकर इसको चलाना है। क्योंकि इंडस्ट्री को समझ है कि किस तरह के स्किल्स चाहिए, क्या क्या चाहिए। इंडस्ट्री 4.0 की जो 4.0 की जो फोर्सेस हैं
उसमें टेक्नोलॉजीज हैं, उसमें किस तरह से स्किल करना है। यानी अलग अलग मंत्रालयों का समावेश जो है वो हमें और बेहतर तरीके से अब आने वाले समय में असीम देखने को मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे में जयंत जी ये बताइए कि जिस तरह से आपने कहा कि इसमें और भी ध्यान देने की ज़रूरत है, बजटरी एलोकेशन और भी ज़रूरत है। मेरा सवाल ये कि न सिर्फ भारत में एक स्किल्ड वर्कफोर्स की ज़रूरत है, जो कि एक इकोनॉमी हमारी एक्सपैंड कर रही है, यहाँ भी ज़रूरत है, बल्कि हमने देखा है कि बाकी के जो देश हैं वहाँ से भी, चूँकि वहाँ पे ह्यूमन वर्कफोर्स की कमी महसूस की जा रही है, तो वो भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट को कि भाई आप हमारे यहाँ से, आप अपने यहाँ से जो स्किल्ड वर्कफोर्स है आप हमारे यहाँ भेजें, हम उनको अच्छी सैलरी देंगे, अच्छे पैसे देंगे, आप वहाँ काम कर सकते हैं। तो न सिर्फ भारत में डोमेस्टिकली बल्कि इंटरनेशनली भी स्किल्ड वर्कफोर्स की बहुत ज़रूरत बढ़ती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैंने कहा भारत में इसमें सारे बड़े मुल्कों को देखते हुए सबसे यंग वर्कफोर्स है, हमारी जो एज है उसकी 27-28 साल, और वहीं दुनिया के ज़्यादातर राष्ट्र हैं, वो चाहे वो अमेरिका हो, चाहे जापान हो, या अब चाइना भी उसी कैटेगरी में आ रहा है, या यूरोप के मेजर जो नेशंस हैं वो एजिंग इकोनॉमीज हैं। उसमें एवरेज एज जो वर्कर्स की है वो mid-30s से लेके कुछ कंट्रीज में तो अर्ली 50s तक है। तो ये सब कंट्रीज अपनी इकोनॉमी को सर्विस नहीं कर पाएंगे अपनी पॉपुलेशन की एजिंग को देते हुए। तो ये तो भारत के लिए इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि पूरे दुनिया में हम अपना लोहा मान के और अपने अपने लोगों को, अपनी अनएम्प्लॉयमेंट, आप थोड़े इंडस्ट्री को जाने दीजिए, लेकिन जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है उसको कितना ज़्यादा वो मिलेगा कि मिडिल ईस्ट में आप देख लीजिए, जिस भी कंट्री में आप जाइए वहां पे हर जगह हर तीसरा, चौथा, पांचवा व्यक्ति भारत का मिलता है। आप लंदन में चले जाइए, हर पांचवा या छठा जो आपको व्यक्ति मिलेगा लंदन की सड़कों पे वो इंडियन होगा, या एटलीस्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट का होगा। तो मुझे लगता है ये अपने आप में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पूरा दुनिया का हम टैलेंट जो है वो इंडिया से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और इंडिया में लैंग्वेज की प्रॉब्लम कम है, इंग्लिश लोग जानते हैं, टाइम जोन जो डिफरेंसेस हैं उसके हिसाब से हम अच्छे प्लेस्ड हैं। तो चाहे वहां जाकर या ऑनलाइन भारत से जुड़कर हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, और कई क्षेत्रों में हम डेमोग्राफिक डिविडेंड लेवरेज कर सकते हैं अगर हम अपना थोड़ा और तवज्जो दें, जितना दे रहे हैं उससे और ज्यादा शिक्षा और कौशल विकास के एरिया। यानी और बेहतर तरीके से देखिए जो क्रियान्वयन जो है वो होना चाहिए। आपको बता दें केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और राव इंद्रजीत ने अंतरिम बजट से उम्मीद जताई है कि यह देश की आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने वाला बजट होगा। लगातार इस तरह के जो हम मान सकते हैं कि जिस तरीके के बदलाव हो रहे हैं और जो उम्मीदें इससे लगातार चल रही हैं वो भी बेहतर यही कि ये नए भारत का बजट है, और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो उसकी राह पर आगे चलने के लिए किस तरीके के बदलाव होने चाहिए उस पर भी हमारी नज़र बनी हुई है। और ख़ासतौर से यहाँ अगर जिंदल जी अगर देखा जाए, क्योंकि हम बात कर रहे थे कि जो स्किल इंडिया इंटरनेशनल की भी अगर बात की जाए, लेकिन वर्क फोर्स में जब हम नारी शक्ति की बात अगर करें, क्योंकि इस बार हमने देखा कि किस तरीके से जो नारी शक्ति के समावेश की बात की जा रही है, सशक्तिकरण की बात की जा रही है। IMF की एक रिपोर्ट कहती है अगर इतना ही वर्कफोर्स, अगर हम लैंगिक समानता की बात की जाए वो किस तरह की है उसकी अगर इस बारे में बात करूंगा, लेकिन पहले जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने क्या कुछ उम्मीद जताई है अंतरिम बजट को लेकर, आइए सुनते हैं। अंतरिम बजट का दिन है, महत्वपूर्ण दिन है, निश्चित रूप से महत्वपूर्ण दिन है, अभी सब आपके सामने आएगा। बजट विल बी ऑल प्रोग्रेसिव एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। और भारत सरकार के जो पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने भी अंतरिम बजट से काफ़ी उम्मीदें जताई हैं। उन्होंने कहा कि ये देश में विकास की गति को, उसकी स्पीड को आगे बढ़ाने वाला बजट होगा और सरकार अपनी आर्थिक सुधार की नीतियों को भी लगातार जारी रखेगी। अर्थव्यवस्था जो है काफ़ी अच्छी स्थिति में है, 7.3% का जो विकास दर है वो आने की संभावना है। तो मेरे अनुसार सरकार जो है पिछले सालों में जो की है उसी को आगे बढ़ाएगी, और कुछ एक कदम हो सकता है PM किसान में जो उसकी लागत है वो 6,000 से करीब 8,000 तक बढ़ाया जाए। इसके अलावा नारी माने फीमेल्स के लिए कुछ हो सकता है। जी बिल्कुल, काफ़ी कुछ जो है वो हो सकता है। और ये तस्वीर में आप देख सकते हैं जब वित्त मंत्री राष्ट्रपति भवन पहुंची थी और उनके साथ साथ वित्त राज्य मंत्री भी थे, उस वक्त की ये तस्वीर। मुंह मीठा कराया जा रहा है और मुझे लगता है कि मीठी बजट की उम्मीदें हम सभी करें। जिंदल साहब कैसे देखते हैं इन तस्वीरों को और क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं देखता हूँ कि साल दर साल वित्त मंत्री की भी मुस्कान बढ़ती जा रही है जी। वो आ रही है उस कॉन्फिडेंस से जो देश सब मिलजुल करके इस तरह के हालात पैदा कर रहा है कि
हर एक कुछ ज़्यादा लोग इससे खुश हैं, सिर्फ वही लोग थोड़ा सा मुश्किल में हैं जो जिनकी मजबूरी है कि हम उन्हें दुखी रहना है। और जो अभी आपने क्वेश्चन किया कि ये जो नारी शक्ति को लेकर के जी जो गवर्नमेंट ने ये आइडेंटिफाई किए हैं 4 स्तंभ, बिल्कुल सही किए हैं, क्योंकि इनमें पोटेंशियल कहीं ज़्यादा है। ये एक तरह से अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेज हैं अपने, यूथ, नारी शक्ति, फार्मर्स और ये पुअर जो लोग हैं इनको, तो इनको सशक्तिकरण करना बहुत ज़रूरी है, इनके ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनसे ज़्यादा रिजल्ट निकल सकते हैं और देश बहुत मजबूत बनेगा। लेकिन अगर हम इनको इग्नोर करेंगे या कमी छोड़ेंगे तो फिर वो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और बाकी सारी चीज़ें वो पूरी नहीं होती। वो इन्हीं स्टेप्स को लेने से हम उसके बिल्कुल पास या वहाँ पर पहुँचेंगे और आगे भी ये ग्रोथ ट्रेजेक्टरी बनी रहेगी, ऐसा मेरा मानना है कि ये इनको लेकर के और हमें इन्हीं के ऊपर फोकस करके अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं राष्ट्रपति भवन की, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वहाँ पहुँची थी। साथ में आप देख सकते हैं राष्ट्रपति और तमाम वहाँ पे लोग मौजूद हैं। माहेश्वरी जी, मेरा सवाल ये कि जिस तरह से हमने देखा कि ये भी अपने आप एक बहुत ही सुखद आश्चर्य रहा कि जब पूरी दुनिया कोविड से जूझ रही थी, हमारा जो एग्री सेक्टर है वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था और लगातार बीते वर्षों में सरकार के लगातार इंटरवेंशन की वजह से जो हमारा एग्री सेक्टर है वो लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ऐसे में उससे जुड़े जो किसान हैं, और जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि विकसित भारत के 4 स्तंभों में से हमारे किसान सबसे ऊपर हैं, ऐसे में इस बजट से भी और बाकी आने वाले दिनों में जब विकसित भारत की दिशा में हम लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, किसानों का रोल किस तरह से देखते हैं इंडियन इकोनॉमी को आगे बढ़ाने की दिशा में? देखिए, किसानों का रोल तो हमेशा ही अभूतपूर्व रहा है, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन सबसे हमारी जो एग्रीकल्चर है वो 3 प्रॉब्लम से हमेशा से जूझ रही है। वो सब फर्मेंटेशन की बात हो रही है, मार्जिनल होल्डिंग की बात हो रही है, या सब डिवीजन की बात हो रही है। जो एक किसान है उसके पास आज एक क्रिटिकल मास ही नहीं है। अगर वो एक अच्छा इम्प्लीमेंट लगाएगा, अगर ट्रैक्टर रखना चाहता है, कोई रखना चाहता है, तो उसके लिए मिनिमम होल्डिंग चाहिए आज उसके पास, क्योंकि हमारे यहाँ जो सिस्टम है वो एक है, उसके सन्स को, उसके ऑफिसर्स के, उसके बच्चों को कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। तो ज़मीन के जो जिस आदमी के पास 10 एकड़ ज़मीन थी मे बी 50 साल पहले, आज उसके इंडिविजुअल जो शेयर होल्डर्स हैं वो 1 एकड़ है, आधे एकड़ पे है, जो कोई ना तो साइंटिफिक ढंग से फार्मिंग कर सकते हैं ना उसको कर सकते। तो हमें ये कंसोलिडेशन, जो कि मुझे लगता है करीब 70 साल पहले इंडिया में एक बार कंसेप्ट ऑफ कंसोलिडेशन आया था, कि जहां पे अपनी चकबंदी, जिसको हम रोजगार भाषा में बोलते थे, कि हमें कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा, बड़े नीतिगत सिद्धांत और पॉलिसी की जरूरत है, कुछ राजनीतिक दिशा में अच्छा काम किया है, एग्जैक्टली है। तो हमें कुछ ना कुछ कंसोलिडेशन की बात करनी पड़ेगी। और दूसरी जो हमारी सब्सिडी बेस है, उसको मैं आपको रोकना चाहूंगा, हम आपके जवाब पे आएंगे, लेकिन हम आपको एक ट्वीट दिखा दें। एक्स पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स श्रीमती निर्मला सीतारमण अलॉन्ग विद मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट डॉक्टर भगवत कृष्ण राव कराद एंड श्री पंकज चौधरी एंड सीनियर ऑफिसर्स ऑफ द Ministry of Finance called on President Draupadi Murmu at Rashtrapati Bhavan before presenting the union budget. President Murmu extended her best wishes to the ministry and minister. तो ये राष्ट्रपति भवन की तरफ से ये एक ट्वीट किया गया है जी। एक्स पर कहा गया है कि उनको बधाई दी गई है, बेस्ट विशेस दी गई हैं आज के इस अंतरिम बजट को पेश करने को लेकर। बिल्कुल ये संदेश, और इसके साथ साथ वो तस्वीरें जो हमने अभी आपको दिखाई थी, वो तस्वीरें भी साझा की गई हैं कि किस तरीके से वित्त मंत्री जो हैं वो राष्ट्रपति भवन पहुंची थी, और उसके बाद ये जो एक्स पर उन्होंने संदेश साझा किया है, ये देख सकते हैं। अपनी शुभकामनाएं जो हैं वो उन्होंने दी हैं। और अब से कुछ ही देर बाद आपको बता दें निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी। लगातार आपको हम बता रहे हैं कि किस तरीके की जो अपडेट्स अभी तक चल रहे हैं, और जब बजट की शुरुआत होगी, अंतरिम बजट की शुरुआत होगी, उससे पहले हम देखते हैं किस तरीके से अलग अलग जो घटनाक्रम चलता रहता है, जो बदलाव चलता है। और यहाँ हम लगातार बात कर रहे थे, महेश्वरी जी आप बता रहे थे कि किस तरीके से जब अभी तक देखा जाए, खासतौर से ना सिर्फ हम कोविड काल की बात करें, लेकिन उसके बाद अभी भी वैश्विक मंदी जो है वो हमने देखी, और खासतौर से वैश्विक दर को अगर देखा जाए, विकास दर जो है वो 3.1 या 3.2 अभी अनुमानित है। लेकिन भारत की अगर हम बात करते हैं विकास दर की, तो उसमें अच्छा खासा इजाफा हमें नज़र आता है, लगभग दोगुनी वो नज़र आती है। इस बारे में आगे भी आपसे मैं यहाँ जानकारी लूँगा। हमारे जो दोनों खास मेहमान हैं उनके साथ हमारी चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं कि जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन पहुँची थी, साथ में उनके साथ केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भी वहाँ पर मौजूद थे। तो इसके साथ इन तस्वीरों के साथ ही रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इस विषय पर हम चर्चा जारी रखेंगे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।
एक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। AIC, AIC। क्या लड्डू हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं? Amazing day. What a match this has been. Cracking shot. What a way to finish the game. गाइस, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन हूं। अब बिजनेस चाहे जो भी, SBI का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। SBI करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारे इस विशेष पेशकश में। अंतरिम बजट 2024 पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान का पैनल जो है हमारे साथ जुड़ा हुआ है। ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर महेश्वरी, हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से वैश्विक मंदी जो है वो हमने देखी है विश्व स्तर पर, लेकिन उसके साथ साथ जो भारत की विकास दर की अगर हम तुलना करते हैं तो वो दुगनी हमें नज़र आती है। ये जो परिणाम हैं इनके, वो क्या हमारे भारत को, हमारे देश को जल्द ही विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ा रहे हैं? बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम जब तक कृषि का हम अवलोकन न कर लें और कृषि का कंट्रीब्यूशन, अगर हम देखें पिछले 20 साल में, 25 साल में कृषि का जो इकोनॉमी में टोटल कंट्रीब्यूशन था वो कंटिन्यूसली ग्रेजुअली नीचे होता जा रहा है। हाँ, और हमें उसको बढ़ाना है। अभी भी हमारे यहाँ कृषि जो है वो खाली सब्सिस्टेंस या रोजगार का माध्यम है। इसको हमें कहीं ना कहीं इंडस्ट्री का स्टेटस से कंपेयर करना पड़ेगा कि उसकी क्या कॉस्टिंग है और क्या उसको प्राइस मिल रही है मार्केट में। बिकॉज ये बड़ा पैराडॉक्सल है, अगर हम प्राइस ज़्यादा बढ़ा देंगे तो कंज्यूमर प्रोडक्ट है, कंज्यूमर्स को बैकलैश हो जाएगा। तो हम इसके जो सेलिंग प्रोडक्ट हैं, जो उनके फिनिश प्रोडक्ट्स हैं, उसको प्राइस को एक लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। तो इससे वाला हमें करना पड़ेगा कि उनकी कॉस्टिंग को कम की जाए। कॉस्टिंग को कम करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि क्या हम इसको सब्सिडी के मॉडल को प्रोडक्टिव लिंक जो हमने इंडस्ट्री में रखा है उसको क्या हम इंसेंटिव मॉडल में बांट सकते हैं। आज हमें सब्सिडी मिल रही है एक एक्स अमाउंट की, चाहे वो आदमी कम परफॉर्मेंस करे या ज़्यादा परफॉर्मेंस करे। हमें भी देखना पड़ेगा कि पर एकड़ेज कितनी उसकी कल्टीवेशन है, वो क्या बेनिफिट दे रहा है। उससे अगर हम उसको, हो सकता है टाइम आ जाएगा जहाँ इसको रिसर्च बेस करके हमें सब्सिडी को कहीं ना कहीं इंसेंटिव बेस पे लाना पड़ेगा, ताकि लोग विद इन लिमिटेड जो उनकी होल्डिंग्स है, लिमिटेड उनकी कल्टीवेशंस है, उससे मैक्सिमम क्रॉप को बेनिफिट दें। लेकिन तो सबसे सर जो सरकार ने इंटरवीन किया कि PM किसान सम्मान निधि देने का काम किया, इससे आपको नहीं लगता कि जिन किसानों की तरफ आपका ध्यान है उनको कम से कम ये एक इनपुट के तौर पर, एक इंसेंटिव के तौर पर आपको दिया जा रहा है कि आप ये लीजिए इनपुट कॉस्ट के तौर पर, जो आपके खर्च हो रहे उसमें से कम कुछ तो बचेंगे, 6,000 तो बचेंगे। हाँ, डेफिनेटली। बट क्वेश्चन है, जो जब हम फिक्स अमाउंट देते हैं तो देन इट अमाउंट्स टू सब्सिडी। हम ये बात कर रहे हैं कि सब्सिडी तो चाहिए। हमने पहले क्लियर है कि हम सेल प्राइस को नहीं बढ़ा सकते, तो हमें या तो कॉस्ट को कम करना है, या तो हम उसको फर्टिलाइजर पे सब्सिडी दें, चाहे उसको सीड फ्री दें, चाहे उसको पानी फ्री दें, या कहीं बिजली फ्री दें। एक मॉडल ये है। एक मॉडल ये है कि हम उसकी जो सेल प्राइस है उस पे अगर उसकी कल्टीवेशन ज़्यादा है, अगर उसको, तो उसको हम इंसेंटिव दें ताकि और अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाए। आवश्यकता ये है कि इसके साथ साथ जो और संबंधित क्षेत्र हैं उसमें हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। फिर चाहे कौशल विकास की बात करें, तमाम जो योजना है उनके जरिए किसानों को लाभ मिल रहा है। वहीं आपको बता दें, ओडिशा सरकार में मंत्री प्रताप देव ने कहा है कि ओडिशा से बहुत उम्मीदें हैं। प्रताप देव ने कहा कि हमें बंदरगाह क्षेत्र, औद्योगिक गलियारा क्षेत्र और बिजली क्षेत्र में काफ़ी फंडिंग की उम्मीद है। ये उम्मीद जताई उन्होंने। और क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। The expectation from Odisha is actually very high, but I am skeptical that since it will be an interim budget, how much they will be able to cater to the demands of the state. Like for example, we have been in the last couple of years, we have been the largest investment destination in case of industry in the country. So development, we expect a lot of funding from the government in the budget for the port sector, for the industrial corridor sector and as well as the power sector. तो ओडिशा को चूंकि कोस्टल स्टेट्स है, इसलिए पोर्ट को लेकर और भी एलोकेशन की, बजटरी एलोकेशन की जरूरत है। लगातार आप सुन रहे थे प्रतिक्रिया। और इस सब के बीच IMC की DDG
शीतल करलो ने अंतरिम बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि महिलाओं के लिए पहले से ही बहुत कुछ किया जा रहा है। This budget, being an interim budget, I am not expecting too much, but with regards to women empowerment, clearly there's a focus. There's a focus on women empowerment with regards to entrepreneurship from women, with regards to tax rebate, with regards to women welfare, health, also skilling. And what's important is I think the government will also look at working women and maternity leaves and tax rebates. तो महिला सशक्तिकरण के लिए क्या कुछ किया जा रहा है और किस तरीके की जो उम्मीदें हैं उनका जिक्र ये कर रही थी। लेकिन वहीं आईएमसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के महानिदेशक अजीत मंगरुलकर ने कहा कि उद्योग जगत को बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं। ग्रोथ के हिसाब से मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान तो देंगे ही वो, और फिस्कल डेफिसिट यानी फिस्कल कंसोलिडेशन उस पर तो ध्यान देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर 5.9 को हमें 4.5 पे लाना है तो कुछ ना कुछ तो अभी से ही तैयारी करना पड़ेगी गवर्नमेंट को। मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्री पे तो सरकार ध्यान देगी, और शायद इस बजट में हमें और कुछ इस क्षेत्र में कुछ अनाउंसमेंट्स दिखाई देंगे। तो लगातार हम ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं संसद भवन की, जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंच चुकी हैं और कैबिनेट ने बजट को मंजूरी दे दी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, कैबिनेट ने, चूंकि कैबिनेट की बैठक चल रही थी और कैबिनेट में बजट को पास कराना ज़रूरी होता है, कैबिनेट की बैठक चल रही थी और कैबिनेट ने इस बजट को, अंतरिम बजट को अपनी मंजूरी दे दी है। और अब से कुछ ही देर के बाद इस बजट को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद पटल पर रखेंगे और वो हमारे सबके सामने होंगी। क्या कुछ इस बजट से उम्मीदें हम लगाए बैठे हैं और पूरा जो भारत है और तमाम सेक्टर्स के जो लोग हैं वो सभी इस अंतरिम बजट से क्या कुछ उम्मीदें बनाए रखे हैं, अब से कुछ ही देर के बाद इस पर से पर्दा हट जाएगा, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब से कुछ ही देर के बाद संसद भवन में इस बजट को सबके सामने रखने वाली है। जी बिल्कुल, लेकिन इस इंतजार को अब ज़्यादा लंबा तो हम नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। जल्द हाजिर होते हैं।